चलिए क्लास, तो जरा एक बार ध्यान देंगे। ओके, आपको पता है कि हम क्या मतलब आज की हम क्लास के अंदर क्या बात करने वाले हैं? कुछ आइडिया है? हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, इसका नाम है प्राइस को किस तरह से फिक्स करती है एक मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बात सही है? क्योंकि आपने ये सीखा है कि मार्केट एंड फर्म का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ही पाया जाता है। बाकी कोई भी मार्केट होती है तो उसके अंदर फर्म और मार्केट मतलब जो फर्म होती है वो अपना प्राइस खुद तय करती है, लेकिन एक परफेक्ट जो कंपटीशन वाली मार्केट होती है उसके अंदर प्राइस को तय करने वाली होती है मार्केट या इंडस्ट्री, और उसको एक्सेप्ट जो करता है वो कौन होती है? फर्म होती है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर आपको याद होगा कि हमने बात करी थी कि व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड। क्या बोला? कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने के बाद जब डिमांड चेंज होती है या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उसका असर क्या पड़ता है ये आपने सीख लिया था। बात सही है? जरा याद करो, थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में फिर से एक बार। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचने के बाद डिमांड बढ़ जाती है, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो बताओ इक्विलिब्रियम जो प्राइस पे इसका असर क्या पड़ना चाहिए? पक्का बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सर क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इक्विलिब्रियम पे है और उस पॉइंट पे आने के बाद अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन है उसको पैदा कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। भाई आपने क्या सीखा है? प्राइस लेकिन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्राइस जब इंक्रीज होगा तो अपने आप ही डिमांड आपकी अगेन फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, और तब तक फॉल होगी जब तक कि वो अपने ओल्ड वाले इक्विलिब्रियम डिमांड कर्व के ऊपर नहीं पहुंच जाती। सीखा है आपने? भाई डिमांड को कम करने का एक ही रास्ता है और वो है प्राइस को बढ़ा देना। बात समझ आ रहा है? और उसका सेकंड केस क्या था? डिक्रीज इन डिमांड। उसमें क्या था? इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने के बाद अगर डिमांड कम हो रही है, क्या हो रही है? पहले से डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। इट लीड्स टू अ कंडीशन ऑफ deficient demand at the old equilibrium price. As a result, the price will fall. और प्राइस फॉल क्यों हो रहा है? ताकि डिमांड बढ़े, और डिमांड तब तक बढ़ेगी जब बोलो जब तक कि वो बढ़ते बढ़ते अपने ओल्ड वाले डिमांड पे नहीं पहुंच जाती। ये थे आपके दो केसेस, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम डिमांड का जिक्र भी नहीं करने वाले। इन द प्रेजेंट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द टर्म, बोलो क्या लिखा है? सप्लाई। सप्लाई इज द सेकंड मार्केट फोर्स आफ्टर डिमांड। बात समझ आ रही है? तो अब मैं आपके सामने दो तरह के डायग्राम्स का जिक्र करूंगा और थोड़ा सा उसके बारे में हम लिखेंगे भी कि ऐसा क्यों हुआ। आइए देखें जरा, पढ़ने का लिखा है सप्लाई पहले केस में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। चलो सबसे पहले हम मार्केट का ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर दो तरह के मार्केट फोर्स का यूज करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। चलिएगा, तो यहां से लेंगे हम, थोड़ा यहां कर लेते हैं। चलो ये आपका पहला कर्व है, ग्राफ सॉरी, ये रहा। सो जैसा कि आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पर मैं क्या शो करने वाला हूं? डिमांड एंड सप्लाई। और वाई एक्सिस पर जाहिर सी बात है कि मैं प्राइस शो करूंगा, और अब तक आपने डायग्राम को बनाना ऐसे ही सीखा है। वाई एक्सिस पे हमेशा क्या बनेगा? प्राइस बनेगा। याद करो जरा एक बार, देखो डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व क्या ऐसे बनता है? इट हैज अ नेगेटिव स्लोप। और ऐसे क्या बनता है? मार्केट का कौन सा कर्व? सप्लाई कर्व बनता है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा उसी पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसके जो एग्जैक्टली आपको सामने प्राइस दिखाई पड़ रहा है, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस and this is equilibrium quantity demanded and supplied. ये मार्केट ने इक्विलिब्रियम प्राइस यहां पर फिक्स कर दिया, और यही फिक्स किया हुआ प्राइस वो किसको देने वाली है? फर्म को देने वाली है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हाँ है ना? लेकिन देखो बात क्या हो रही है, इसी वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या हुआ? जो प्राइस यहां पे तय किया गया, इस प्राइस पर क्या हुआ? क्या हो गया? सप्लाई पहले से बढ़ गई। सप्लाई इंक्रीज लिखा है, एक्सपेंशन नहीं लिखा। इसका मतलब है कि सप्लाई के इंक्रीज होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? उसका अपना खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरे फैक्टर्स में चेंज आया जिसकी वजह से क्या चेंज हो गई? सप्लाई चेंज हो गई और क्या हुआ? इंक्रीज हो गई।
तो आपने क्या सीखा था कि अगर प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है बढ़ने के पीछे तो भैया द कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो सप्लाई कर्व कहीं ना कहीं आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। इट्स अ केस ऑफ व्हाट, इंक्रीज इन सप्लाई। दिस इज S1। और अगेन जहां पे ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, उसी को नाम दिया जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज योर ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। और आपने देखा मार्केट के ऊपर असर क्या पड़ा, प्राइस के साथ क्या हो जाएगा, प्राइस विल डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा सर, सप्लाई क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। समझो एग्जांपल देता हूं, मार्केट में आलू की क्या बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ जाए, उसका प्राइस बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बढ़ेगा। दिमाग लगाओ, मार्केट में आलू की डिमांड है 100 किलो, कितनी है, ये डिमांड है, जबकि अवेलेबल कितना है आलू, आलू जो है मार्केट में 200 किलो। ये आलू महंगा बिकेगा, सस्ता बिकेगा, ज्यादा है। और अगर मैं ये पूरा सीन ही कर दूं चेंज, 200 की डिमांड है और 100 की मार्केट है अवेलेबल, अब क्या होगा सर, अब प्राइस बढ़ेगा इसका, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही है। भाई आपने क्या सीखा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, किसी कंपनी के शेयर्स का प्राइस क्यों बढ़ता है, जब उस शेयर के डिमांड ज्यादा होती है। जब लोग उसका, बोलो क्या होता है, जब उसका डिमांड ज्यादा होती है तब उस शेयर का प्राइस लगातार बढ़ता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये ऐसा ही तो है, बात समझ में आ रही है। सप्लाई पहले वाले केस में क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो बट ऑब्वियस है कि प्राइस विल फॉल, प्राइस कम हो जाएगा। अब प्राइस क्यों कम हो रहा है, प्राइस कम क्यों हो रहा है, प्राइस कम क्यों होगा ये बताओ, ताकि सप्लाई कम हो जाए। क्या कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए। और अगर ये कम होगी तो ये वापस करेगी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, अच्छा लेफ्ट करेगी। अब ये है तुम्हारा कर्व, ये जाएगा कहां पे, बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि आपका प्राइस फॉल कर गया है। बात सही है। आपने क्या सीखा था, देयर वाज अ लॉ ऑफ सप्लाई, बताना क्या था सर, एज द प्राइस फॉल्स सप्लाई विल ऑल्सो फॉल। प्राइस क्या हो रहा है यहां पे, फॉल कर रहा है, बढ़ेगी नहीं, ये उल्टा कम हो जाएगी। अब ये वाला कर्व वापस से शिफ्ट होके कहां जाएगा, अपने ओल्ड वाले, आपके यहां पे आपका आएगा जगह पे। और असल में मार्केट यही करना चाह रही थी, और ये तब तक शिफ्ट होता होता लेफ्टवर्ड जाएगा जब तक कि ओल्ड वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। आगे बढ़े, पूछना में कुछ, अब लिखेंगे इसके बारे में। राइट डाउन एक्सप्लेनेशन, क्या बोला, राइट डाउन व्हाट, एक्सप्लेनेशन। तो जानते हैं आप, डिमांड एंड सप्लाई आर शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस। बात सही है, ये पहला पॉइंट आ गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनना चाहिए, मार्केट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड, क्या बोला, मार्केट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड वेयर मार्केट डिमांड is equal to market supply, that is at point A। इसी का नाम क्या था, बोलो, इसी का नाम क्या था, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लिखो जल्दी से। नाउ एज सप्लाई इंक्रीजेस, क्या बोला, एज सप्लाई इंक्रीजेस, कॉमा, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स क्या आएगा, राइटवर्ड्स।
क्रिएटिंग अ सिचुएशन, क्या बोला, क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑन द ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस. Price falls and it will continue to fall till the new supply curve, till the new, क्या बोला, supply curve is again on the old supply curve. नोट हुआ? सही है? बात सही है? कोई दिक्कत? इसे रब कर दूं पूरे को? आपका हुआ? जल्दी करो इसे. तब कर दूं? चलिए देखिए जरा एक बार. चलिए अब हम बात करेंगे अपने केस नंबर 2 के बारे में. जरा पढ़ना केस नंबर 2. बोर्ड पे क्या लिखा है? डिक्रीज इन सप्लाई. सप्लाई में अब क्या हो रही है? कमी आ रही है, डिक्रीज कर रही है. क्लियर है? ध्यान देखना. आपने क्या देखा, ये आपको एक डायग्राम यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा, ग्राफ दिख रहा है? सेम डायग्राम है मेरे ख्याल से. डायग्राम सेम है ये. हाँ, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगेन द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ये तो सेम ही है. लेकिन इस बार चेंज क्या हुआ? अगेन क्या चेंज हुआ? बोलो. सप्लाई चेंज हुई, लेकिन इस बार बढ़ने की वजह क्या हो गई? कम हो गई. क्या हुई है? डिक्रीज करी है मार्केट सप्लाई. उसका असर क्या पड़ा? प्राइस के ऊपर. प्राइस बढ़ गया. अब इसका जवाब दो कि प्राइस क्यों बढ़ा? प्राइस क्यों बढ़ा? सप्लाई का मतलब कम हो गई है, डिमांड ज्यादा हो गई है. अब वही आलू वाला एग्जांपल दूंगा. मार्केट में आलू का डिमांड 500 ही है, सप्लाई कम होके हो गई 400. तो इनडायरेक्टली क्या बोलने का मतलब है? अगेन डिमांड ज्यादा हो गई. और आपको क्या पता है कि जब किसी भी चीज की डिमांड बहुत क्या होती है? हाई होती है ना, और मार्केट में उस चीज की अवेलेबिलिटी क्या होती है? कम होती है. तो बट ऑब्वियस की वो चीज अपने आप ही महंगी होनी शुरू हो जाती है. सप्लाई कम होने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया. इसको ना समझो इस पॉइंट से. सप्लाई कम हो गई ऐसे मत समझो, इसको समझो ऐसे कि अगर ये वाला फैक्टर आपका कम हो जाएगा तो इनडायरेक्टली क्या ज्यादा हो रहा है? डिमांड बढ़ गया. बात सही है? डिमांड बढ़ गया. और जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड को कम करने के लिए क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा. हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है. और तब तक बढ़ेगा जब तक कि क्या होगा? जब तक क्या होगा? सप्लाई फिर से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और बढ़ते 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 अपने ओल्ड वाले कर्व के ऊपर नहीं पहुंच जाती. तब तक लगातार प्राइस मार्केट में बढ़ता ही रहेगा. बात समझ में आ रही है? अभी आगे बढ़े. इस पूरे के पूरे जो पॉइंट लिखे हैं इसके अंदर वही सारी बातें लिखी हुई हैं, कुछ भी नया नहीं है. आज जरा देखिए एक बार लिखा क्या है. कहता है कि इन द गिवन डायग्राम मार्केट डिमांड कर्व एंड द मार्केट
सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट टी, वो तो लिखा है आपके सामने, इक्विलिब्रियम पॉइंट का हमने उसको नाम दिया। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस, सॉरी एट इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट सप्लाई डिक्रीज्ड टू एस, डिक्रीज्ड टू S1, सॉरी लिखा ना, देखो क्या लिखा हुआ है S1, एंड एज अ रिजल्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस टू P1, P से कहां पहुंच गया, P1 में पहुंच गया। एज अ कंडीशन ऑफ, क्या लिखा बोलो, डेफिशिएंट सप्लाई हो गई है मार्केट में, या दूसरे वर्ड्स में कहूं तो डिमांड क्या हो गई है, एक्सेस हो गई है, नहीं, इसलिए प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। एंड द प्राइस कंटिन्यूज टू राइज टिल द सप्लाई राइजेस टू एस अगेन, जब तक कि ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि ये वापस बढ़ते 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 अपने ओरिजिनल एस वाले कर्व के ऊपर नहीं पहुंच जाता। तो पूछना है सप्लाई क्यों बढ़ेगी, लेकिन मैंने क्या बोला, सप्लाई बढ़ के अगेन पहुंचेगी इसके ऊपर, सप्लाई लेकिन क्यों बढ़ेगी, अगेन लॉ कहता है जैसा ही प्राइस बढ़ेगा सप्लाई विल स्टार्ट राइजिंग, और तब तक बढ़ेगी जब तक कि अपने ओरिजिनल वाले कर्व पे नहीं पहुंच जाती। कहने का मतलब है कि मार्केट कैसे भी करके उसको घुमा फिरा के कहां पे लेकर आएगा, ओल्ड वाले इक्विलिब्रियम प्राइस पर लेकर ही आएगा। दिस इज मार्केट, क्योंकि यहां पे तय करने वाला कोई फर्म नहीं है, यहां पे तय करने वाली खुद कौन है, मार्केट है। और मार्केट के अंदर कोई एक या दो या तीन लोग नहीं होते हैं, मार्केट इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम। क्या ये सिस्टम है जहां पे सारे फैसले डिमांड और किसी भी चीज की सप्लाई से मिलकर तय होते हैं। क्लियर हो गया, चलो जरा एक बार ध्यान देना, चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अब हम अलग अलग तरह के बोलो केसेस के ऊपर जिक्र करने वाले हैं। पहला केस क्या बनेगा, अच्छा हेडिंग का मतलब क्या है, अभी तक आपने क्या सीखा था, या तो सिर्फ डिमांड चेंज हो रही थी या फिर चेंज क्या हो रही थी, सप्लाई। लेकिन अब दोनों चेंज होंगे, या तो दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज करेंगे, या डिमांड में इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई फॉल्स, डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी लेकिन सप्लाई फॉल कर जाएगी, या इसका उल्टा हो जाएगा, डिमांड विल डिक्रीज एंड सप्लाई विल इंक्रीज। अब आपको पता है हर इस इंडिविजुअल पॉइंट के तीन तीन पॉइंट है। एक बार पढ़ना, लिखा क्या मैंने पहले जो पहला केस लिखा है बोर्ड पे, क्या मैंने उसकी बात करी आपसे, देखो ध्यान से, सेम है, क्या लिखा है बोलो, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस। अब इसके अंदर तीन केस अलग से बन सकते हैं, जरा पढ़ना, पहला केस क्या लिखा है, increase in demand is exactly equal to the increase in supply. Second case, increase in demand is less than the increase in supply. अब इस वाले पॉइंट को देखकर ऐसा मत सोच लेना कि कुछ चीज इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नहीं, यहां भी इंक्रीज लिखा गया है और यहां भी लिखा गया है। फर्क क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है कि सर जितना इंक्रीज डिमांड में आया वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द इंक्रीज इन सप्लाई। बड़े दोनों ही हैं लेकिन डिमांड क्या हुई है, ज्यादा बढ़ी है। अच्छा अगले केस में इसका उल्टा है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। अब की बार भी दोनों क्या है, बड़े हैं, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ा, सप्लाई बढ़ा। आगे बढ़े, एक बार ध्यान से देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। श्योर है, ठीक है, आइए भाई ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ क्या हो रहा है, बोले बात करें। आप क्या देख पा रहे हैं, जरा पढ़ना, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आप ये चेक करोगे कि इसके अंदर ना तीन केस बन जाएंगे, मतलब दोनों के अंदर जो इंक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज होने का जो मैग्नीट्यूड है तीनों केस में कैसा होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। पहले केस में क्या दिखा पड़ रहा है आपको, डिमांड में इंक्रीज जो हो रहा है वो एग्जैक्टली इक्वल है किसके, इंक्रीज इन सप्लाई के। जितना डिमांड इंक्रीज हुआ एग्जैक्टली क्या इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप पहला वाला डायग्राम देख पा रहे हैं तो इंक्रीज होगा, डिमांड तो जाएगा टुवर्ड्स राइट, और ये जब होगा तो कहां जाएगा, अगेन टुवर्ड्स राइट, ये देखा जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, और देखो ये इंक्रीज ऐसे हुए हैं कि इंक्रीज होने के बाद भी इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जैक्टली उसी जगह पर आया जहां पे प्राइस जो पहले था वही है। देख पा रहे हैं आप लोग, सिर्फ क्या बड़ा है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड बड़ी है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ इक्वल इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी,
क्या पड़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस पे उसका असर क्या पड़ेगा, तो क्या लिख कर आओगे, इक्विलिब्रियम प्राइस विल नॉट चेंज। कहां हुआ चेंज, देखो इक्विलिब्रियम प्राइस पहले भी ये था, इक्विलिब्रियम प्राइस तो अब भी यही है, कहां बढ़ा है, लेकिन सिर्फ क्या बढ़ा हमारा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड बढ़ी है। क्या लिख के आओगे एग्जाम में, what happens when there is an equal increase in the demand and supply of a commodity on the equilibrium price? Answer will be there will be no change in the equilibrium price, but the equilibrium quantity demanded and supplied will increase. बात से लिखिए, आप बुक में चेक भी कर सकते हो। आगे बढ़ सकते हैं, जरा एक बार केस नंबर 2 पे आ जाओ, क्या लिखा है यहां देखो। इस बार भी क्या हो रहा है, बोथ आर इंक्रीजिंग, लेकिन इस बार डिमांड इंक्रीज ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन सप्लाई। देख लो अगेन शिफ्ट का हुआ राइटवर्ड्स, अगेन राइटवर्ड्स, लेकिन इस बार डिमांड में इंक्रीमेंट कैसा आया है, ज्यादा आया है, इसमें कम आया है। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस जो पहले यहां पर था अभी वो यहां पहुंच गया है। अब बताओ सेकंड केस में क्या लेकर आओगे एग्जाम में, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट हैपेंस व्हेन द इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द इंक्रीज इन सप्लाई, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। आंसर विल बी इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड भी बढ़ेगी, बोथ विल इंक्रीज। ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, इसमें सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी जबकि इसमें प्राइस सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है, जरा एक बार थर्ड केस में आना, क्या लिखा, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। उम्मीद करता हूं कि केस का मतलब ढंग से क्लियर हो गया। दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये इस तरफ गया बढ़ेगा तो दोनों कर्व शिफ्ट का होंगे टुवर्ड्स राइट, हुआ, ये भी हुआ। अरे बोलो, पहले इक्विलिब्रियम प्राइस ये था, अब कहां है, हुआ फॉल, और जबकि अगर आप देखो तो क्वांटिटी क्या हुई है, पहले से बड़ी है, लेकिन आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अब इसका जवाब देना क्यों हुआ कम, जब दोनों ही बढ़ रहे हैं तो सप्लाई ज्यादा बढ़ी है, तुम उल्टा क्यों बोलते हो हमेशा यार। डिमांड क्या लिखा है, एंड सप्लाई दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ज्यादा क्या बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। असर क्या पड़ेगा मार्केट पे, इसका मार्केट पे असर क्या पड़ने वाला है, बोलो, इट विल क्रिएट अ कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। सप्लाई जब ज्यादा होती है ना, आपने क्या सीखा है, प्राइस विल फॉल। समझ में आ रहा है, क्या नहीं आया बताना। जब ये होगा तो क्या होगा बताना। ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखूं या क्या लिखूं, डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड में कमी है क्या नहीं, कैसे बोला, कैसे बोला, डिमांड बढ़ रही है लेकिन उसकी कंपैरिजन में ज्यादा क्या बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, हाँ या ना। तो डिमांड क्या कम नहीं है, डिमांड तो कम है, मानते हैं बढ़ रही है लेकिन कम बढ़ रही है, इसलिए प्राइस कम होगा। सप्लाई जब ज्यादा होती है ना, फर्म्स के अनसोल्ड स्टॉक बढ़ते हैं, वो सामान बेच नहीं पाते, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम हो जाएगा। आप अपने स्टॉक को बेच नहीं पा रहे हो मार्केट के अंदर, उसका प्राइस इंक्रीज करोगे या कम करोगे, कम करोगे ना। वही तो हुआ यहां पर भी, क्या किया मार्केट ने, अपने आप को एडजस्ट किया। क्वेश्चन आ गया, मान लो इसमें आपके एग्जाम्स के अंदर, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन द इंक्रीज इन सप्लाई। तो आंसर विल बी इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी इंक्रीज्ड। ये बढ़ेगी तीनों केस में, यहां पे प्राइस कम हो जाएगा, यहां प्राइस बढ़ जाएगा और यहां प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है, एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं भैया, वहां पे गलती मत कर देना। बात समझ आई है, वाइंड अप करें, ठीक है।